Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. हमारी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के वन लाइनर की सीरीज में आज आपके सामने प्रेजेंट है नेक्स्ट वीडियो। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज द एडमिशन मेड बाय अ पर्सन इन प्लेंट। जब सिविल केसेस में एक प्लेंट फाइल किया जाता है प्लेंटिफ के द्वारा, उसके अंदर जो वो बातें लिखता है और वो उसके द्वारा जब साइन कर दी जाती हैं और वेरीफाई कर दी जाती हैं उसके वकील के द्वारा, वेरिफिकेशन होने के बाद मे बी यूज एज एविडेंस, तो उसे एक एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने एक सिविल केस फाइल किया और उस सिविल केस के अंदर उसने कुछ बात एडमिट की, कुछ स्वीकार कर ली बातें, तो वो फ्यूचर में अगर वो किसी और केस में उसको एज ए एविडेंस प्रेजेंट करना चाहेंगे तो करते हैं। सॉरी, द टर्म कन्फेशन इज नो वेयर डिफाइंड इन द एविडेंस एक्ट। कन्फेशन जो टर्म है सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट जो कन्फेशन की बात करता है, वो कन्फेशन वर्ड कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, किसी भी लॉ के अंदर डिफाइन नहीं है। कन्फेशन इज ए स्टेटमेंट मेड बाय द एक्यूज्ड एडमिटिंग हिज गिल्ट। एक्चुअल में कन्फेशन होता क्या है? कन्फेशन क्या होता है कि जो एक्यूज्ड है, जिसने क्राइम किया है, वो अपने मुंह से अपनी स्टेटमेंट देता है कि मैंने ये क्राइम कर दिया, वो क्या माना जाता है? कन्फेशन माना जाता है। ऐसा कोई कन्फेशन जो पुलिस कस्टडी में किया गया हो वो भी वैलिड नहीं है, एडमिसिबल नहीं है, और पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कोई कन्फेशन किया गया हो तो भी वो एडमिसिबल नहीं है। एंड एडमिशन इज ए ग्रेवली इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट। ग्रेवली पूरी तरह से इंक्रिमिनेटिंग का मतलब होता है खुद को दोषी साबित करने वाला फैक्ट होता है। इवन ए कंक्लूसिवली इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट इज नॉट इन इटसेल्फ ए कन्फेशन। एडमिशन जो होता है, हालांकि वो पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है, उसने जब कोई भी फैक्ट्स अपने आप एडमिट किया है एडमिशन के अंदर, बट वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि एडमिशन जो होता है वो सिविल केसेस में डील करता है और जो कन्फेशन होता है वो आपका क्रिमिनल केसेस में डील करता है। तो ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, तो आप इनको डिफरेंट ही चीज़ में समझेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने एडमिट कर लिया, इसका मतलब जब भी एडमिशन कोई करेगा तो वो सिविल केसेस के अंदर होगा, ये बात आप माइंड में रखिएगा। और जब कोई कन्फेशन कर रहा है, कन्फेशन वर्ड जब भी यूज होगा तो ये आपने लेके चलना है कि कन्फेशन का मतलब क्रिमिनल मैटर है। आगे है आपका ए कन्फेशन मस्ट आइदर बी एक्सेप्टेड एज ए होल और रिजेक्टेड एज ए होल, कि जो भी कन्फेशन आप दे रहे हो उस पूरा का पूरा एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं कि उसका कुछ पॉइंट आप एक्सेप्ट कर लो और कुछ को रिजेक्ट कर लो। मान लीजिए कोई एक स्टेटमेंट आपने दी है, उसमें आपने ये कहा जी आधी बात तो सही है लेकिन आधी बात गलत है। अब जब उसको कंसिडर किया जाएगा तो पूरा ही कंसिडर किया जाएगा, आधा पूरे का आधा या अधूरे का कोई लेना देना नहीं है। तो पूरा का पूरा एक्सेप्ट होगा या पूरा का पूरा रिजेक्ट होगा। परविंदर कौर का एक केस है, निशिकांत झा का एक केस है, उन केसेस में यही बात कंक्लूड की गई है कोर्ट के द्वारा। कन्फेशन में बी मेड टू कोर्ट इटसेल्फ। कोर्ट के सामने भी कन्फेशन दिया जा सकता है, जिसे जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं, और किसी दूसरे व्यक्ति के सामने भी आप कन्फेस कर सकते हो, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल होता है। कई बार क्या होता है कि सड़क पर किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया, यानी कि उसको चाकू घोंप के कोई चला गया, लेकिन वो भी मरा नहीं है, इतने में कोई और व्यक्ति आता है, उसका फ्रेंड आता है, और वो अगर उसके सामने ये कन्फेस करता है कि दूसरे व्यक्ति ने उसको मारा है, क्या उसके साथ किया है, तो वो एक तरीके से क्या माना जाएगा? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन माना जाएगा। कन्फेशन का मतलब ये थोड़ा नहीं है कि जो व्यक्ति वहां पर चाकू से घायल है आप कह दोगे नहीं जी ये तो एक्यूज हो ही नहीं सकता। एक्यूज हो ना हो, लेकिन वो कन्फेशन वहां पे कर रहा है अपना। नॉर्मली तो क्या गिल्ट के फॉर्म में होता है, लेकिन वो जिसको चाकू मारा गया हो सकता है वो खुद भी उसमें उतना ही इन्वॉल्व हो, उसने भी दूसरे व्यक्ति को कुछ चोट पहुंचाई हो। तो ये डिसाइड करना कि वो एक्यूज है या नहीं है, ये कोर्ट का काम है। कन्फेशन मेड टू ए पर्सन व्हाइल इन पुलिस कस्टडी ओवरहर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर इज रेलेवेंट। अगर मान लीजिए कि कन्फेशन किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया और वो अपने दोस्त को कहता है कि भाई मैंने तो आज मर्डर कर दिया, और आप पुलिस कस्टडी में हो, आप जेल के अंदर हो, आपका दोस्त आपसे मिलने आया और आप उसे कबूल कर ले, अपना जो क्राइम है वो कबूल कर लिया। अगर वो चीज़ पुलिस ऑफिसर सुन लेता है तो ये कोई मायने नहीं रखता कि वो रेलेवेंट होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पुलिस ऑफिसर पुलिस कस्टडी में दिया हुआ कोई भी कन्फेशन कि मैंने ये क्राइम किया है वो रेलेवेंट होगा ही नहीं। ये आपका सेक्शन 25 और 26 इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है। ए कन्फेशन
टू फेलो प्रिजनर्स वाइल इन जेल इज रेलिवेंट। जेल में आपके साथ जो और मुजरिम जो जेल में कैद हैं, आप उनके सामने कहते हो भी यार मैंने तो ये कर दिया, मैंने कत्ल कर दिया, मैंने उसका रेप किया, तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, एडमिसिबल नहीं होगा। द स्टेटमेंट्स एडमिसिबल अंडर सेक्शन 27 आर नॉट एडमिसिबल अगेंस्ट पर्संस अदर देन द मेकर्स ऑफ द स्टेटमेंट। यहाँ पर जो है मेकर्स वर्ड आएगा या मेक्स लिखा हुआ है, ये मेकर्स है कि जो मेकर जो वो स्टेटमेंट दे रहा है उसके अगेंस्ट जो है कोई भी आप स्टेटमेंट को एडमिसिबल नहीं मानोगे। सेक्शन 27 किसकी बात कर रहा है? डिस्कवरी की बात कर रहा है। आपने मर्डर किया, मर्डर करके आपने अपना वेपन जो है वो कहीं छुपा दिया, जमीन में गाड़ दिया। अब पुलिस के सामने जब आपका 3rd डिग्री टॉर्चर हो रहा है या वो आपको हरास कर रहे हैं, आपने कबूल कर लिया कि जी ऐसे करके मैंने मर्डर किया है। जब वो मर्डर किया है वो पॉइंट वैलिड नहीं है, वो एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में, लेकिन उसने मर्डर वेपन कहाँ पर छिपाया है और वो आपके साथ जाकर वहाँ पर मर्डर वेपन को निकाल देता है, तो फिर उतना पॉइंट वैलिड हो जाएगा कि हाँ आपने मर्डर किया है। उस मर्डर वेपन के हिसाब से जब डिस्कवरी हो जाएगी तो आप कहीं ना कहीं गिल्टी होल्ड हो सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, द स्कोप ऑफ सेक्शन 27 एक्सप्लेन किया गया था प्रीवी काउंसिल के द्वारा। जिस टाइम में प्रीवी काउंसिल थी, आज़ादी से पहले का टाइम है जब प्रीवी काउंसिल जो है जजमेंट्स देती थी, उसने पुलुकुरी कुटैया के केस में प्रीवी काउंसिल ने इसके स्कोप के बारे में बताया था कि सेक्शन 27 का दायरा क्या होगा। सेक्शन 28 डील्स विद द वैलिडिटी ऑफ कन्फेशन विच इज मेड आफ्टर द इफेक्ट ऑफ इंड्यूसमेंट इज ऑलरेडी अवर। सेक्शन 28 उन कन्फेशन की वैलिडिटी की बात कर रहा है। ठीक है, आप पुलिस कस्टडी में थे, आपको डर था कि पुलिस जो है आपको टॉर्चर कर सकती है, लेकिन अब आप पुलिस कस्टडी से बाहर हो, उसके बाद अगर आप कोई कन्फेशन दे देते हो तो वो आपका वैलिड माना जाएगा, क्योंकि जो इंड्यूसमेंट था, जो डर था, किसी प्रकार की परेशानी थी, वो अब खत्म हो चुकी है। सेक्शन 32 इज एन एक्सेप्शन टू द हियरसे रूल। हियरसे रूल क्या होता है कि सुनी सुनाई बातों को आप एविडेंस नहीं मान सकते, उसकी गवाही की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन सेक्शन 32 ये बात कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति जीवित नहीं है या उसको कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता, उसके बारे में आपने कोई बात सुनी है तो वो वैलिड मानी जाएगी, एडमिसिबल होगी। इन इंडिया डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, ये कोर्ट मानती है। अगर मरते हुए किसी व्यक्ति ने कोई भी स्टेटमेंट दे दिया है, अगर वो अक्यूज्ड मर रहा है और वो अपना कन्फेशन दे रहा है, तो वो भी वैलिड माना जाएगा, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? मृत व्यक्ति की घोषणा। तो अगर उसने ऐसी कोई बात कही है तो वो वैलिड है, एडमिसिबल है। अंडर इंग्लिश लॉ डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल ओनली इन द सिंगल इंस्टेंस ऑफ होमिसाइड। हमारा जो इंडियन लॉ है वो ये कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन आप किसी भी फैक्ट्स पे दे सकते हो, जरूरी नहीं कि मर्डर है, रेप है, चोरी है या धोखाधड़ी, आप किसी भी बात पे डाइंग डिक्लेरेशन दे सकते हो। लेकिन इंग्लिश लॉ ये कहता है अगर होमिसाइड हुआ है, अगर किसी का मर्डर हुआ है, तभी डाइंग डिक्लेरेशन की वैल्यू मानी जाएगी। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस हो गया इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ के बारे में। अंडर इंडियन लॉ केसेस ऑफ सुसाइड आर आल्सो कवर्ड। सुसाइड के केसेस भी इसमें कवर होते हैं। अंडर इंडियन लॉ इट इज नॉट नेसेसरी दैट डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट हैव बीन मेड इन एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। इंडियन लॉ ये कहता है कि ये आवश्यक नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो आपने दिया है वो आपने मौत की उम्मीद में दिया है कि हाँ मैं मरने वाला हूँ, तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, और भी स्टेटमेंट हो सकती है। अगर हम डाइंग डिक्लेरेशन की बात करें, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था कि जब भी आप 1 लाइनर्स करो तो अपना बेयर एक्ट पास रखिएगा। आप सेक्शन 32 निकाल लो एक बार अपने अपने बेयर एक्ट में। जिसके पास बेयर एक्ट नहीं है पॉज कर दो वीडियो को और बेयर एक्ट अपना अपने पास ले आओ, तभी इसको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। अगर आप सेक्शन 32 की बात करते हो तो वो ये कहता है स्टेटमेंट्स रिटन और वर्बल, या तो लिखित में है या बोला है आपने, ऑफ रेलेवेंट फैक्ट मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड, जो मर गया है या जो मिल नहीं रहा या वो एविडेंस दे नहीं सकता कोर्ट में आके, या उसकी एविडेंस आप वहाँ पर ला नहीं सकती। कैसे? मान लो विदेश में कोई बच्चा बैठा है या कोई आदमी बैठा है, उसकी आप एविडेंस करवा रहे हो, विटनेस लेके आ रहे हो उसे, तो उसके आने जाने का कितना खर्चा हो जाएगा, वो मैटर है। विच अंडर द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस अपीयर्स टू द कोर्ट अनरीजनेबल, और कोर्ट को लगता है कि ये सही बात नहीं है कि उनको यहाँ बुलाया जाए, तो उस मामले में इन फॉलोइंग फैक्ट्स पे डाइंग डिक्लेरेशन की वैल्यू होगी। तो ये फॉलोइंग फैक्ट्स क्या है, जब हम डिटेल्ड में करेंगे सेक्शन 32 को तब हम इसको समझेंगे। तो ये मेन पॉइंट क्या है
या तो वो डेड है, इनकी मर रहा है या मर चुका है या मृत है अब, या वो पाया नहीं है, या वो इतना मुश्किल है उसको दूर से ले जाना कि उसका जो खर्चा है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या वो बोल नहीं पाता या अपाहिज हो गया है, वो उसको आप कोर्ट में ला नहीं सकते, उस मामले में आप इनकी स्टेटमेंट को वैल्यू देते हो। नेक्स्ट है, देयर इज नो पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड इन द डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन का कोई पार्टिकल परफॉर्मा नहीं है कि नहीं आपने उसी फॉर्म में एक फॉर्म फिल करना है और उसी हिसाब से डाइंग डिक्लेरेशन की वैल्यू होगी। अगर कोई व्यक्ति मर रहा है और अगर उसे प्रॉपर हिंदी नहीं आती या वो इंग्लिश भी नहीं बोल पाता, अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है, लोकल जो लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में कोई स्टेटमेंट आपको दे रहा है और आपने उस स्टेटमेंट को एज इट इज लिख दिया, तो वो क्या माना जाएगा? वैलिड डाइंग डिक्लेरेशन मानी जाएगी, क्योंकि उसके एक एक वर्ड से उसका क्या मीनिंग निकल रहा है, कोर्ट उसी चीज को डिराइव करेगा और डिराइव करने के बाद ही उसको एडमिसिबल किया जाएगा। कंप्लेंट मेड टू पुलिस कुड बी टेकन एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। पुलिस को आप कोई कंप्लेंट कर रहे हो, पुलिस आई आपके पास और आप मरने की हालात में और आपने कोई कंप्लेंट कर दी, किसी व्यक्ति के बारे में कोई शिकायत दे दी मरते मरते, वो भी डाइंग डिक्लेरेशन मानी जाएगी। तो ये है हमारा आज का छोटा सा लेक्चर। मैं नॉर्मली 10 मिनट से छोटा ही लेक्चर बनाती हूँ, लेकिन आज ये 11 मिनट का हो गया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वन लाइनर का कंसेप्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, बुरा लगा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। कुछ भी करने की इच्छा नहीं है तो मत करना। शेयर करना चाहो कर सकते हो, सब्सक्राइब करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना वो आपकी इच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।